इन दोनों को बुलाया गया है और आज मैं इनको सरेंडर करा रहा हूँ। ये दोनों यहाँ मौजूद हैं आपके सामने इस समय, और ये वीडियो भी इसीलिए बनाई जा रही है कि पुलिस कोई और हरकत ना करे, जिससे कि उनको भी हमने बता दिया था कि सर मैं सरेंडर करा दूंगा। अपने 6 नाम दे दिए हैं। अभी 2 लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं, 2 को मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे लोग मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन के अंदर 6 के 6 लोग मैं पुलिस को सरेंडर करा दूंगा। आप लोग सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हम सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। क्यों लिया ये डिसीजन आप लोगों ने? क्या आप लोग? सर, हमारे परिवार वालों को बहुत परेशान किया जा रहा था, हमारे रिश्तेदारों को भी बहुत परेशान किया जा रहा था, इसलिए फिर हम थोड़ा बाहर थे, हम रोडों पे घूम रहे थे, हम जैसे तैसे अपना दिन रात अपनी काट रहे थे, कभी ढाबों पर कभी कहाँ पर। हमें जैसे ही हमारे पापा ने हमें कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि हमारे परिवार को बहुत परेशान किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को भी परेशान किया जा रहा है। हमारे परिवार वालों को कोई रिश्तेदार रखने को भी राज़ी नहीं है। मेरी खुद की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका भी मुझे नहीं पता वो किस हाल में कैसे रह रही है। तो उन सब को लेकर हमने फिर ये फैसला किया कि हम सरेंडर के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। इस बात को लेके डर लग रहा है अंदर से सरेंडर करने जा रहे हैं आप लोग? सर, डर तो लगता ही है। कभी लाइफ में थाना नहीं गए, जेल नहीं गए, पहली बार ये सब हो रहा हमारे साथ। दिन से मैं बता रहा था कि इनके भी सर खुले हुए हैं, 7-8 लोग इनके भी जख्मी हैं। ना पुलिस ने ना किसी मीडिया ने वो कवर किया, ना बताया। जिन्होंने बताया तो उनके वीडियो आपको पता ही है, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लॉक किए जा रहे हैं। तो वो सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है। बाहर से पूरा टूटा पड़ा है, ताला है ही नहीं। टूटा पड़ा एक अलग वर्ड होता है, ताले ही नहीं है। घर पूरा चौपट खुला है और पूरा अंदर लूट हुई है, एक एक चीज लूट ली गई। पर ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, दूसरा कोई भी मीडिया हाउस ये आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। बड़े आराम से, इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिए और खुद सोचिए कि कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है। किसी की हत्या हुई है, उसको मैं जायज़ नहीं ठहरा रहा। सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का माहौल एक पूरे समुदाय के खिलाफ बनाया जा रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है वो है साहिब आसीवाल और मान सिंह ने अभी कुछ दिन पहले हमें खबर लगी है कि हमारे किराएदार जो रहते थे हमारे किराए के घर में, उनको भी ज़बरदस्ती मार पीट के निकालने की कोशिश की है और उनको बोला है कि तुम इनके घरों में मत रहो, इनके घरों में हम कब्जा करेंगे। और मान सिंह, धर्मपाल और पूरण सिंह सांखला, ये तीनों मिलके हमारे किराएदारों को इन्होंने बाहर निकाला और हमारे घरों के अंदर बहुत तसल्ली से इन्होंने चोरियां करवाई हैं, घर जलाए हैं हमारे। और हमारी गाड़ी, मेरी खुद की कार अल्टो 800 थी, अभी मैंने 1.5 साल पहले ही ली थी। वो मेरी पूरी कार जला दी, विद उसमें मेरा सामान वगैरह, फैब्रिक वगैरह सब रखा हुआ था। वो पूरी गाड़ी जला दी है हमारी उसने, घर जला दी है हमारे। हमारे भाई अमरदीन की हमारी 3 गाड़ियाँ थी, अल्टो 800, एक्स्टर और एक वैन। हमारी तीनों गाड़ियाँ उन्होंने जला दी हैं और सब ले गए हैं सर। बिल्कुल फुर्सत से उन्होंने चोरियां की है, एक एक कपड़ा छान के चोरियां की हैं सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद लोग भी होली खेलते थे बचपन में, हमने भी बहुत होली खेली है, दिवाली भी मनाई है, हमने हर चीज़ की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ उनके मन का एक वहम था कि इन लोगों को इन चीज़ से एतराज़ है या कुछ है। बट उन्होंने जो हरकत की है वो बिल्कुल सरासर गलत थी। और उन्होंने पहले फिर अटैक किया तो हमारे भाइयों के सर पे चोट आने लगी, तो अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने भी कोशिश की, उन्हीं के डंडों से छीन के थोड़ा सा उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए मारम पिटाई की। तो जब वो मारम पिटाई हो रही थी तो अरुण आगे खड़ा था और तरुण उसके आगे खड़ा हुआ था। जैसे अरुण ने जब रॉड चलाना स्टार्ट किया तो उसी वक्त मुझे लगता है शायद अरुण की रॉड ही तरुण के सर पे लगी गई थी और वो गिर गया था। उसके बाद हमारे फैमिली के कुछ जैसे छोटे मोटे जो भाई वगैरह हमारे, उन्होंने हाथ पैर पे डंडा ज़रूर मारा था उनके। बट ऐसा कुछ ही नहीं है कि हमारा कोई प्री प्लान था या कुछ मारने का इरादा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना मिल गया। और इस झगड़े के बाद जो ये हिंदू मुस्लिम करवाने वाला था वो था साहिब आसीवाल, हमारे उत्तम नगर का काउंसलर है वो, हमारे एरिया का। उसी ने इस सारे झगड़े को रंग दिया। इसी ने हिंदू मुस्लिम करवाया, घरों में आग लगवाई, घरों में चोरियां करवाई। तो मौत तो हुई तरुण की। सर, ये मौत देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे लोग पक्ष के लोगों ने उनको मारने का प्लान बनाया। ये सब सारी झूठी बातें हैं। पहले भी झगड़ा लड़ाई हुई थी वहाँ
उनकी फैमिली से? नहीं, उनकी फैमिली से कैसा पहले बर्ताव कोई उनकी फैमिली से ऐसा कोई वैसा मैटर नहीं था हमारा। हम लोग बहुत आराम से तसल्ली से रहते थे। बट उनके जो बच्चे थे, उनके फैमिली वाले थे, उन्होंने बजरंग दल को ज्वाइन किया हुआ था। तो उन सब के मन में कुछ अलग ही वो लोग भर चुके थे। तो उनको ऐसा लगता था कि एक बार अगर हम इनसे झगड़ा करेंगे तो हम इन लोगों को पीटेंगे, अच्छे से पीटेंगे। दिल्ली के तरुण हत्याकांड में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 और लोगों के नाम जद हैं, जिसमें पुलिस उन 6 लोगों को ढूंढ रही है। लेकिन जो ये 2 लोग आपको मेरे साथ इस फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे, इन दोनों का नाम है लाला और आमिन। ये दोनों सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस केस में तरुण के हत्या का जो आरोप लगा है उसके नामजद ये दोनों भी हैं। सबसे पहले तो हम इनके वकील से जानेंगे कि आखिर इनको इतना समय क्यों लग गया सरेंडर करने में। दूसरा कि जो तस्वीरें हमारे सामने और यूथ मीडिया टीवी को एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो ये आरोप लग रहे थे कि इस केस में सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही डंडे चले हैं, जिसमें तरुण की मौत हो गई है, हाथापाई हुई है, और मुसलमान के पक्ष में कोई भी घायल नहीं हुआ है, सिर्फ तरुण की मौत हुई है, वो मुसलमानों ने की है। तो ये जब तस्वीरें आपके सामने और वीडियो जो ये आप देखेंगे तो उससे आपको एक चीज़ यकीन हो जाएगा कि ये हत्या की साजिश के तौर पर ये हत्या नहीं की गई थी। ये हत्या हुई है सिर्फ एक झड़प के दौरान, एक आपसी मतभेद के दौरान। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि इतने टाइम क्यों लग गया इन लोगों को सरेंडर करने में, और क्या वजह है कि इन दोनों का नाम भी उसके अंदर आ गया? देखिए, इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि पुलिस खुद कंफ्यूज थी। पुलिस ने पहले जो मुकदमा बनाया था उसके बाद उसको मर्डर में कन्वर्ट किया। मर्डर में कन्वर्ट करने के बाद SC/ST एक्ट में बुक किया। अब SC/ST एक्ट में बुक करके दंगा और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं सब ऐड करते जा रहे हैं डे बाय डे। तो अब पुलिस ने एक लिस्ट दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है क्लियरली कि भाई 22 लोग हैं टोटल, जो कि तरुण की मम्मी ने नाम दिए हैं, और उन 22 लोगों को हमें अरेस्ट करना है। अब उस वजह से जो लिस्ट आई तो पता चला कि ये 2 लोगों का भी नाम है। काफ़ी टाइम से देखिए मेरा जो लोग अंदर हैं उनसे तो संपर्क हो रहा था, क्योंकि मैं अंदर जाके उनसे मिल सकता था। बाहर मेरे पास कोई इंसान था ही नहीं जिससे मैं मिल सकूं और सारी कहानी जान सकूं, जो मुझे प्रॉपरली बता सके या आपको भी कुछ बता सके। परिवार का कोई शख्स बाहर था ही नहीं, सब तो बेचारे डर के इधर उधर भागे हुए थे। तब बाबू खान जी सामने आए। बाबू खान जी इनके पिता हैं जी। ये बाबू खान जी के बेटे हैं। एक बेटा उनका ऑलरेडी अंदर है, उनको भी अरेस्ट किया गया था जी, जिनको 8 दिन इलीगल डिटेंशन में रखा गया था। और उसके बाद जब वो बाहर आए तब उनसे बातचीत हुई, सारी चीज़ें उनको समझाई गई, उन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तब जब पता चला, पुलिस ने बताया कि ये लोग हमें चाहिए, उसमें बाबू खान जी के परिवार के ये 2 लोग हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कहा सर देखिए, अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो ज़्यादा खतरा है, इससे बेटर है कि आप इनके माने अगर पुलिस की ज़रूरत है उनको इंक्वायरी के लिए तो आप इनको सरेंडर करा दीजिए। और उन इंसान की जो बाबू खान है उनकी हिम्मत की मैं आज भी दाद दूंगा कि एक बेटा, एक बेटी, पता नहीं कितने पोते, 4 हो गए शायद, 4 पोते, नाती, सब उनके जेल में हैं। यानी ऑलमोस्ट पूरा परिवार जेल में है, बेटी भी, दामाद भी, सब लोग जेल में हैं। और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखा के मुझे कहा नहीं वकील साहब, अगर आपको लगता है कि मेरे बेटों को सरेंडर करने से मेरा बाकी परिवार जो है वो सुरक्षित रहेगा तो आप ज़रूर कीजिए। उनके कहने पे जैसे भी उनके कांटेक्ट हुए होंगे तो इन दोनों को बुलाया गया है और आज मैं इनको सरेंडर करा रहा हूँ। ये दोनों यहाँ मौजूद हैं आपके सामने इस समय, और ये वीडियो भी इसीलिए बनाई जा रही है कि पुलिस कोई और हरकत ना करे, जिससे कि उनको भी हमने बता दिया था कि सर मैं सरेंडर करा दूंगा। अपने 6 नाम दे दिए हैं। अभी 2 लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं, 2 को मैं कर रहा हूं। जैसे जैसे लोग मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन के अंदर 6 के 6 लोग मैं पुलिस को सरेंडर करा दूंगा, मैंने कोर्ट में सरेंडर करा दूंगा। तो वो सरेंडर होने के बाद कम से कम इनका परिवार
सुरक्षित रहेगा। जो पुलिस रोज आए दिन इनके दूसरे रिश्तेदार, तीसरे रिश्तेदार, हर रिश्तेदार के यहाँ पहुँच रही है, दूर दूर तक के रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच रही है, वो सारी मूवमेंट रुक जाएगी। और ये पुलिस ने भी अश्योर किया है कि ठीक है सर, अगर आप इन 6 लोगों को दे देंगे तो उसके बाद हम इनके परिवार को तंग नहीं वो करेंगे। 6 लोग और पीछे 16 लोग इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए, बाकी के 6 लोग तो टोटल मिला के 22 हो जाते हैं। अब कल को तरुण की माँ अगर 5000 लोगों के नाम लिखा देती तो क्या 5000 लोगों को पुलिस ढूंढ के अरेस्ट करती रहती? सर, अंधेर नगरी चौपट राजा ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है और आपको पता ही है इलेक्शन सर पे हैं, तो जितने मुसलमानों के नाम दे दोगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी उनको जो नाम बताए गए वो ये थे इतने, तो उन्होंने 22 नाम दे दिए। एक्चुअली ये सारी कहानी अब जो इन लोगों ने मुझे बताई और अब जाके मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हुई, ये सारी कहानी तरुण से नहीं है, ये कहानी है वहाँ के काउंसलर से। वो साहिब आसीवाल नाम है उनका। साहिब आसीवाल जी से इनकी कोई झगड़ा हुआ था 2011 में, जिसके अंदर इनके पिताजी भी, इनका भाई भी और भी काफ़ी लोग जेल गए थे। उमरदीन जिनका घर तोड़ा है वो भी जेल गए थे। उस झगड़े में जब क्रॉस पर्चा हुआ और उनके भाई का नाम आ गया, उनका खुद का नाम आ गया, तो वो डर गए और डर के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और केस अपना वापस ले लिया। वो केस ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से लेकिन उनके मन में एक चिढ़ाहट, एक जलन, एक गुस्सा था इन लोगों के प्रति। वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। एक्सीडेंटली वहाँ पे ये मौका जो हुआ लड़ाई झगड़े का, जो मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उस होने से, उस हादसे के होने से, उस बच्चे की डेथ होने से, जिसका मुझे भी बहुत दुख है, उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया। पहला उसको फ़ायदा ये मिला कि वो खुद खटीक है और ये खटीक परिवार के साथ हुआ। और अगर आप वहाँ देखेंगे तो ज़्यादातर लोग वहाँ खटीक परिवार के हैं और या मुस्लिम परिवार के हैं। जब ये स्थापित हुई थी जे क्लस्टर का, तो मैक्सिमम यही लोग थे जिनको दिया गया है अलॉटमेंट उस तरफ, या ये लोग ही बचे हैं जैसे भी आप गिनने, तो दोनों की कम्युनिटी वहाँ पे है। तो उनकी एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि मुसलमान पक्ष है, इधर ये खटीक पक्ष है या हिंदू पक्ष है, जो भी है वो एक यहाँ दलित नहीं आए, यहाँ हिंदू आ गए। यहाँ ऐसे नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, नीली चड्डी वाले कह के बुलाते हैं दलितों को। जी जी, वो चीज़ क्या हुई कि उसी टाइम पे जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक सूरज जिसको इसलिए डुबो दिया गया कि वो एक दलित का बच्चा था और एक ब्राह्मण को उसने हिम्मत की हैप्पी होली या रंग लगाने की, तो उसको मार मार के जान से मार दिया गया। वहाँ ये दलित अलग हो जाते हैं। पूरे देश में अगर आप पहले का थोड़ा सा दिखाएं, जिसको आजकल मीडिया उतना नहीं दिखाती है क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम में बिजी हो गई है, 2014 से पहले का अगर देखें तो सारी मॉब लिंचिंग दलितों के साथ होती थी। करने वाले ऑफ कोर्स ब्राह्मण्स होते थे और जितने भी अत्याचार होते थे वो दलितों पे होते थे। लेकिन आज मौका, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस हो गया उनका, चाहिए भाई हम ये खेल इस ढंग से खेलें, तो अब वो हिंदू में शामिल हो गए। अब वो हिंदुओं का झंडा लेकर के चल रहे हैं, बजरंग दल का लेकर के चल रहे हैं। और बजरंग दल क्योंकि डेफिनेटली आप जानते ही हैं कि एंटी मुस्लिम है, और वो चीज़ का उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा लिया अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी और अपनी रंजिश निकालने के लिए भी। इन लोगों के घर लूट लिए गए इनके सामने पुलिस वहाँ, जबकि मेरी एसीपी साहब जो इनसे पहले थे, अभी संजीव कुमार जी से पहले, उनसे बात हुई थी, तब मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है और वहाँ पे मुझे रिपोर्ट आ रही है कि उनके घर वाले कह रहे हैं कि ताले टूट गए हैं, लोग लूट रहे हैं। बोले नहीं सर आप भेज दीजिए, वहाँ चारों तरफ पुलिस है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है और मैं गारंटी दे रहा हूँ वहाँ कोई चोरी नहीं हो रही है, सब गलत अफवाह फैल रही है। हमने कहा साहब ठीक है। अब जब बाबू खान जी की जो बेल हमने लगाई, उसके अंदर पुलिस ने ये क्लियर किया कि हमें उनका नाम नहीं है और वो नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे उनकी बेल से ज़्यादा मुझे पुलिस की ये स्टेटमेंट चाहिए थी, जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल थी, और उनकी स्टेटमेंट ये आ गई। वो आने के बाद बाबू खान जी को हिम्मत आई, वो पहली बार अपने घर तक गए, घर जाके देखा तो बाहर से पूरा टूटा पड़ा है, ताला है ही नहीं। टूटा पड़ा एक अलग वर्ड होता है, ताले ही नहीं है। घर पूरा चौपट खुला है और पूरा अंदर लूट हुई हुई है, एक एक चीज़ लूट ली गई है। जिस इंसान ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक जगह रखी हो, उनको जो बुढ़ापा पेंशन मिलती थी वो भी, जो ये बच्चे कमा के देते थे वो भी, जितना भी परिवार से पैसा मिलता था, क्योंकि हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों को एक आदत है उस पैसे को जमा करने की, और मुस्लिम्स में तो ज़्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है कि मुस्लिम्स इंटरेस्ट में बिलीव नहीं करते हैं, तो दे डोंट बिलीव इन बैंकिंग सिस्टम मोर।
तो वो ज़्यादा बैंकिंग में नहीं जाते हैं, तो वो कैश घर में ही रखते हैं। तो वो घर में रखने की वजह से उनकी सालों साल की जमा पूंजी कैश में, सोने में, चांदी में, उनके पास अभी 3 किलो चांदी खरीदी थी, उसकी रिसिप्ट भी है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब एकस्मात सब लुट जाना, पूरे जीवन की जमा पूंजी लुट जानी। इसीलिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि एक 80 साल का बुजुर्ग जिसके इतने बच्चे, पूरा ख़ानदान उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया, उसकी जमा पूंजी पूरे ज़िंदगी की ख़त्म कर दी, उसके बाद भी वो सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गश खा के गिर गए या कुछ हो गया, अभी भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है और वो लड़ेंगे। ही इज़ अ ग्रेट फाइटर। वो आज भी अपने परिवार के साथ खड़े हैं, अपने दोनों बच्चों को फिर दोबारा देना। देखिए, जब कभी पता हो कि किसी को आप झूठा फंसा रहे हैं तो आदमी डरता है कि नहीं यार, मेरे बच्चे ज़िंदगी भर के लिए दागी हो जाएंगे, उनको जेल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और उन्होंने कहा, वकील साहब अगर आपका ये सजेशन है तो मैं अपने बच्चों को आपको सरेंडर करने के लिए दूंगा। और उन्होंने दिया। और मोरओवर मैं ये जानता हूँ कि ये सारी कहानी फ्रेम्ड थी, और फ्रेम्ड होने की वजह से ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, आपके पास अब तो इन्होंने जो वीडियो दी है वो भी है, जिसके अंदर दिख रहा है कि कितने लोग जख्मी थे। अभी पुलिस ने पीछे उनको पीसी पे लिया था ये बोल करके कि हमें इनके कपड़े चाहिए, जो जब ये हादसा हुआ उस टाइम के कपड़े चाहिए। जबकि आप उसमें क्लियर देखेंगे कि पीसीआर में ये उन्हीं कपड़ों में बैठे हैं, हॉस्पिटल में वही कपड़े थे। तो हॉस्पिटल में जो कपड़े चेंज हुए हैं तो वो तो पुलिस की कस्टडी में है। फिर पुलिस क्यों झूठ बोल बोल करके पीसी ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जब तरुण की मौत हुई थी तो उस दौरान या उसके आसपास के दिनों में तो यही खबरें चली ना कि मुस्लिम पक्ष में कोई भी घायल नहीं हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सब ठीक है, और एक मुसलमान ने एक हिंदू को मार दिया। देखिए, वो जो शुरू में नैरेटिव फैलाया गया था वो वही वाली चीज़ है कि कुछ मीडिया की गलती रही, कुछ गलती ये रही कि इनके परिवार का तो कोई शख्स सामने था ही नहीं, जो थे वो अंदर थे, बाकी सब इधर उधर भागे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए। आपने मुझको दिखाई, जो मैंने वीडियोस देखे जी, तो फिर वो वीडियोस तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। इसमें भी, इस पक्ष में भी किसी की जान जा सकती थी, यहाँ पर भी किसी की मौत हो सकती थी। सर, अगर आप उस बच्चे का उस टाइम का आपको वीडियो आ गया है, अब आप देखेंगे वो उस हालात में नहीं था, वो अनकॉन्शियस था, उसे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। दो लोग इस हालत में थे और उसके बाद बाकी सबके सर खुले हुए हैं। तो ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ आएंगे तो मैं दूंगा ज़रूर, और कहीं ना कहीं मिलेंगे। देखिए, ऊपर वाला भी सच्चाई का साथ देता है। मैं ऊपर वाले में पूरा ट्रस्ट रखता हूँ भाई, जो भी पावर है, चाहे उसे अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, जीजस कहो या कुछ और कहो, लेकिन सब जो भी है, जो भी सुप्रीम पावर है, वो ये तो देखेगी कि यार इनके साथ जास्ती हो रही है, गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से एविडेंसेस आएंगे। अभी और भी बहुत सारे एविडेंसेस आएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें खुलेंगी कि किसने क्या किया था और कौन कसूरवार है। पहले दिन से मैं बता रहा था कि इनके भी सर खुले हुए हैं, 7-8 लोग इनके भी जख्मी हैं। ना पुलिस ने, ना किसी मीडिया ने वो कवर किया, ना बताया। जिन्होंने बताया तो उनके वीडियो आपको पता ही है, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लॉक किए जा रहे हैं। तो वो सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है। मुझे अब आपकी भी वीडियो का नहीं पता है कितनी देर चलेगी, क्योंकि आप भी इतना एक एक्सट्रीम कदम उठा के इन लोगों का अगर बयान दिखा देंगे तो डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर वीडियो बंद हो जाएगी, और हो सकता है पहले ही मिनट से बंद हो जाए। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हम लाला और आमिन से बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ आपको स्क्रीन पर वो वीडियोस भी नज़र आ रहे होंगे जिसमें मुस्लिम पक्ष के जितने भी लोग हैं, 8 से 9 लोग हैं, सभी के सर खुले हुए हैं, सभी के सर पे के ऊपर पट्टी बांधी गई है, सभी गंभीर रूप से घायल हैं। पर मौत यहाँ पर एक तरुण की होती है इस झड़प में, तो इस पूरे मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया जाता है। और जो राजनीति और जितनी गंदी राजनीति इस मौत पे खेली गई है, इसकी बयानगी भी करने में आपको सच्चाई जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ईद का टाइम था, क्या क्या बयान दिए गए कि हम इस तरीके की होली खेलेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन सच्चाई जो है वो धीरे धीरे अब परतें खुल रही हैं, परतें हट रही हैं। जब हमने वकील साहब से पहले बात की थी तब इनके पास भी वो सारे दस्तावेज कह लीजिए आप, या फिर फुटेजेस कह लीजिए, वीडियोस कह लीजिए, तो उस दौरान ये सिर्फ मौखिक बता सकते थे। लेकिन अब हम आपको ये दिखा सकते हैं कि जो ये आरोप लग रहे थे कि नहीं तरुण को मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ मारा है, डंडे से मारा है, जान से मार दिया उसको, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, तो हकीकत ये नहीं है। सच्चाई आने में थोड़ा टाइम लगा, पर ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दूसरा कोई भी मीडिया हाउस ये आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा।
बड़े आराम से इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को देखिए और खुद सोचिए कि कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है। किसी की हत्या हुई है, उसको मैं जायज़ नहीं ठहरा रहा, सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का माहौल एक पूरे समुदाय के खिलाफ बनाया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए। सब होली के रंग से शुरू हुआ था सारा विवाद, या विवाद कुछ और था? आप बताइए। सर ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये होली कुछ ये प्रिंस नाम का एक जो लड़का था हमारी वो अपनी छत पे खड़ा हुआ था जब हमारी सिस्टर जो हमारी चाचा की बेटी है वो हमारे भाई जुम्मा के घर पे आई थी। वो कुछ सामान लेने आई थी अपना, जैसे शहरी के लिए जो सामान होता है वो लेने के लिए वो आई थी वहाँ पे। तो प्रिंस नाम के लड़के ने उनके ऊपर गुब्बारा मारा, वो भी गंदी नाली के पानी वाला। तो उस चीज़ को लेकर हमारी बहन ने उससे थोड़ा बहसबाजी की, बोला उसको कि तूने क्यों मारा, कैसे मारा। तो उसके परिवार वाले सब एकदम से आ गए आगे और फिर उनकी आपस में जिद बहस होने लगी। उतनी देर में फिर हमारे भी फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे, जैसे जुम्मा भाई, हमारे उमरदीन भाई वगैरह। तो हम लोगों ने उनको भी समझाने की कोशिश करी और हमारे भाई लाला ने भी उनके मानसिंह जो हैं उनके रिलेटिव और दूसरे धर्मपाल जी उनको भी बोला गया था कि इस बात को शांत करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मानसिंह ने इस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ावा देके उनको लड़ाई को बढ़ावा दिया। और जो हम पे अटैक जो किया गया था, पहले जो अटैक किया था उस तरुण खुद था, उसका भाई अरुण था, तुषार था, पवन था और प्रिंस था, खुद अज्जू था, रघुनाथ था, मनीष था और भी बहुत सारे लोग थे ऐसे उनके फैमिली के जिन्होंने पहले हमारे भाइयों के ऊपर अटैक किया था। और उनके पास लोहे की रॉडें थी, स्टील का बेस बल्ला था, बुलेट के अंदर एक लेग गार्ड होता है उसमें एक रॉड रखा जाता है, वो भी उनके पास था, उसके भाई और उनके पास। और उन्होंने पहले फिर अटैक किया तो हमारे भाइयों के सर पे चोट आने लगी। तो अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने भी कोशिश की, उन्हीं के डंडों से छीन के थोड़ा सा उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए मारम पिटाई की। तो जब वो मारम पिटाई हो रही थी तो अरुण आगे खड़ा था और तरुण उसके आगे खड़ा हुआ था। जैसे अरुण ने जब रॉड चलाना स्टार्ट किया तो उसी वक्त मुझे लगता है शायद अरुण की रॉड ही तरुण के सर पे लगी गई थी और वो गिर गया था। उसके बाद हमारे फैमिली के कुछ जैसे छोटे मोटे जो भाई वगैरह हमारे, उन्होंने हाथ पैर पे डंडा ज़रूर मारा था उनके, बट ऐसा कुछ ही नहीं है कि हमारा कोई प्री प्लान था या कुछ मारने का इरादा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना मिल गया। और इस झगड़े के बाद जो ये हिंदू मुस्लिम करवाने वाला था वो था साहिब बासीवाल, हमारे उत्तम नगर का काउंसलर है वो, हमारे एरिया का। उसी ने इस सारे झगड़े को रंग दिया, इसी ने हिंदू मुस्लिम करवाया, घरों में आग लगवाई, घरों में चोरियां करवाई। और उसमें जो कहते हैं ना सच जो होता है कभी छुपता नहीं है, सच को दबाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, लेकिन आखिर में सच जब सामने आता तो जीत सच की ही होती है। और जो हमारे भाई उमरदीन का जो घर तोड़ा गया है वो हमारे काउंसलर ने खुद, उसने अपनी पर्सनली दुश्मनी को लेके ही तुड़वाया, क्योंकि आज से 2011 के आसपास भी हमारा इनसे जैसे हमारा उनसे झगड़ा हुआ था कुछ, तो उस बात को लेकर भी वो हमारे से उसने पुरानी रंजिशें निकाली है। तो इसीलिए उसने हमारे पूरे परिवार का नाम लिखवाया। जैसे उसने तरुण की मम्मी को बोलते हैं कि इसका भी नाम लिखवाओ, उसका भी नाम लिखवाओ, उसी हिसाब से उसकी मम्मी ने भी नाम लिखवाते गए। तो हमारे लोग दोबारा अब अंदर जाते रहे। और दूसरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मास्टर माइंड है वो है साहिब बासीवाल और मानसिंह ने अभी कल कुछ दिन पहले हमें खबर लगी है कि हमारे किराएदार जो रहते थे हमारे किराए के घर में, उनको भी ज़बरदस्ती मार पीट के निकालने की कोशिश की है और उनको बोला है कि तुम इनके घरों में मत रहो, इनके घरों में हम कब्जा करेंगे। और मानसिंह, धर्मपाल और पूरण सिंह सांखला, ये तीनों मिलके हमारे किराएदारों को इन्होंने बाहर निकाला और हमारे घरों के अंदर बहुत तसल्ली से इन्होंने चोरियां करवाई हैं, घर जलाए हैं हमारे। और हमारी गाड़ी, मेरी खुद की कार अल्टो 800 थी, अभी मैंने 1.5 साल पहले ही ली थी, वो मेरी पूरी कार जला दी विद, उसमें मेरा सामान वगैरह, फैब्रिक वगैरह सब रखा हुआ था, वो पूरी गाड़ी जला दी है हमारी उसने, घर जला दिए हमारे। अमरदीन की, हमारे भाई अमरदीन की हमारी 3 गाड़ियाँ थी, अल्टो 800, एक्स्टर और एक वैन, हमारी तीनों गाड़ियाँ उन्होंने जला दी हैं। और
क्या ज्वेलरी वगैरह सब सब ले गए हैं सर, बिल्कुल फुर्सत से उन्होंने चोरियां की है, एक एक कपड़ा छान के चोरियां की हैं। चोरी नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे डकैती। नहीं तो मैं ये भी बता दूं कि ये लोग कह रहे हैं कि जब चोरी इनके घर के अंदर चोरी हो रही थी तो इनके आपके घर के नीचे ही दिल्ली पुलिस बैठी हुई थी ना, थोड़ा सा बाहर बैठी हुई थी कॉर्नर पे। तो दिल्ली पुलिस को नहीं पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। सर ये तो हम नहीं कह सकते कि उनको पता चल रहा था नहीं पता चल रहा था, बट हमने शिकायत भी हमारे वकील के थ्रू दर्ज करवाई थी, तो उनका कहना ये था कि वहाँ पर पुलिस तैनात है, तो जब पुलिस तैनात है तो हमारे घरों में डकैतियाँ कैसी हुई है। 42 इंच का टीवी कोई छोटा नहीं होता है, 42 इंच का टीवी गली से ले जाना, बड़े बड़े सिलेंडर, हमारे 3-4 सिलेंडर थे, 5-6 जो भी थे हमारे, वो बड़े बड़े सिलेंडर ले जाना, तो वो इतना आसान तो है नहीं सर। अब किसी की मिली भगत है या कुछ जो भी है वो तो फिर उनके हिसाब से जो है ना। अब आप लोग सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हम सरेंडर करने जी, के लिए जा रहे हैं। मैं क्यों लिया ये डिसीजन आप लोगों ने कि आप लोग? सर हमारे परिवार वालों को बहुत परेशान किया जा रहा था, हमारे रिश्तेदारों को भी बहुत परेशान किया जा रहा था, इसलिए फिर हम थोड़ा बाहर थे, हम रोडों पे घूम रहे थे, हम जैसे तैसे अपना दिन रात अपनी काट रहे थे, कभी ढाबों पर कभी कहाँ पर। हमें जैसे ही हमारे पापा ने हमें कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि हमारे परिवार को बहुत परेशान किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को भी परेशान किया जा रहा है। हमारे परिवार वालों को कोई रिश्तेदार रखने को भी राज़ी नहीं है। मेरी खुद की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका भी मुझे नहीं पता वो किस हाल में कैसे रह रही है। तो उन सब को लेकर हमने फिर ये फैसला किया कि हम सरेंडर के लिए हम लोग तैयार हुए हैं इस बात को लेके। डर लग रहा है अंदर से सरेंडर करने जा रहे हैं आप लोग? सर डर तो लगता ही है, कभी लाइफ में थाना नहीं गए, जेल नहीं गए, पहली बार ये सब हो रहा हमारे साथ, और इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल डर तो लगा है। थे आप लोग वहाँ पर मौजूद? तरुण की हत्या वाले दिन हम मौजूद थे, हमने बीच बचाव ज़रूर करवाया था, लेकिन बीच बचाव करवाने वालों को ही फंसाया जा रहा है, ये भी बहुत गलत बात है उन लोगों की। तो ये जो मौत हुई, तो मौत तो हुई तरुण की। सर ये मौत देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे लोग पक्ष के लोगों ने उनको मारने का प्लान बनाया, ये सब सारी झूठी बातें हैं। पहले भी झगड़ा लड़ाई हुई थी वहाँ उसकी उनकी फैमिली से? नहीं, उनकी फैमिली से पहले उनकी फैमिली से ऐसा कोई वैसा मैटर नहीं था हमारा, हम लोग बहुत आराम से तसल्ली से रहते थे। बट उनके जो बच्चे थे, उनके फैमिली वाले थे, उन्होंने बजरंग दल को ज्वाइन किया हुआ था, तो उन सब के मन में कुछ अलग ही वो लोग भर चुके थे, तो उनको ऐसा लगता था कि एक बार अगर हम इनसे झगड़ा करेंगे तो हम इन लोगों को पीटेंगे, अच्छे से पीटेंगे, और उनको वो मौका मिला भी मुसलमानों के प्रति। जी, उनको वो मौका मिला भी। जब हमारे पक्ष के लोग आए थे, वो निहत्ते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ बात करने के लिए आए थे। अटैक हुआ, पहला अटैक हुआ उनकी तरफ से, और जो अटैक करवाने वाला था वो मेन बंदा था उनका मानसिंह और धर्मपाल। ये 2 लोग थे, जिनमें मानसिंह का मैं पहले नाम लेना चाहूँगा। कौन है ये मानसिंह? मानसिंह उन्हीं के पड़ोस में रहता है, और उनका रिश्तेदार है, खुद वो उनका दादा लगता है रिश्ते में। तो ये सब किया कराया ये मानसिंह का है। और जो कितने बजे की घटना है ये 10:30 के अराउंड की, हाँ जी, रात 10:30 बजे की बात है ये मैम। तो गंदे नाली के पानी वाला गुब्बारा मारा गया। जी। वहां से विवाद सारा शुरू होता है। और जो इसको रंग दिया गया सारे तरीके से कि मुसलमानों के ऊपर रंग ना पड़ा हो, नहीं तो मुसलमान गुस्सा हो जाते हैं, आपको जान से मार सकते हैं, इस तरीके की पूरी जो माहौल सेट की गई। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद लोग भी होली खेलते थे बचपन में, हमने भी बहुत होली खेली है, दिवाली भी मनाई है, हमने हर चीज़ की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ उनके मन का एक वहम था कि इन लोगों को इन चीज़ से एतराज़ है या कुछ है, बट उन्होंने जो हरकत की है वो बिल्कुल सरासर गलत थी। जी, तो पानी पड़ता है, वहाँ पर बहस होती है। जी, आपकी कौन थी वो महिला? चचेरी बहन। आपकी चचेरी बहन थी, चाचा की बेटी। तो वो बहस होती है, फिर इधर से भी लोग निकलते हैं और आपकी फैमिली से भी लोग निकलते हैं। जी, पहले उनके लोग आते हैं तो वो उनसे गाली गलौज करते हैं हमारी सिस्टर से, फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया, तो हम लोग तो उस वक्त क्या थे, अपने घर में थे, खाना वाना खा के हम बैठे हुए थे, जब शोर मचा के लड़ाई होगी, तब हम लोग वहाँ गए थे बीच बचाव करने के लिए। हम लोग कोई लड़ने के लिए नहीं गए थे, हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए थे। लेकिन उनकी तरफ से जब अटैक स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनके पास लोहे के डंडे, रॉड, स्टील का बेस बल्ला, इतनी सारी चीज़ें थी, और उनके कम से कम 20 से 25 लोग थे, वो रिश्तेदार में उनके यार दोस्त मिला के। कुछ के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, और कुछ के नाम मुझे नहीं भी मालूम है, बाकी शक्लों से उनकी पहचानी करवा सकते हैं कि कौन कौन था, कैसे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तरुण खुद था, उसका भाई अरुण था,
मनीष था, पवन था, तुषार था, उसका भाई प्रिंस था, रघुनाथ था, अज्जू था और अनिकेत था, मानसिंह खुद था, उसके पिता थे मेमराज जी और तरुण उसके के पिता? हाँ जी तरुण के पिता मेमराज जी थे और उनके चाचा रमेश थे, टेकचंद जी थे, खुद मानसिंह जी वहाँ मौजूद थे। उनके परिवार के सभी पूरा सदस्य था और उनके अड़ोस पड़ोस वाले जैसे धर्मपाल जी का मैंने नाम लिया, वो भी उनके रिलेटिव है, वो भी वहाँ थे। उन लोगों को भी हमने बोला कि यार लड़ाई को शांत करवाओ, लेकिन किसी ने उस चीज़ को शांत करवाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी थी। चिंगारी को हवा देती चली। जी जी जी। और इसके अंदर अभी हाल फिलहाल में आज हमें पता चला था कि इसके अंदर जो कर रहा है वो सारा खेल रच रहा है, ये हमारा जो काउंसलर है हमारे उत्तम नगर का साई बासीवाल, ये इसी का रचा हुआ। और दूसरी बात, हमारे चाचा के बेटे का घर उन्होंने तुड़वाया, उसी के बगल में उन काउंसलर का खुद का भी घर है, बल्कि उसके घर का छज्जा हमारे चाचा के घर से ज़्यादा निकला हुआ है। हमारे चाचा का जो घर है वो इलीगल है और वो इलीगल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपके जितने भी रिश्तेदार थे सभी के सर के ऊपर चोट लगा हुआ है, मैक्सिमम लोग जितने भी वहां पर मौजूद थे सभी का सर खुला हुआ है। एक बच्चा गंभीर रूप से जी। बीमार पड़ गया या घायल हुआ था वो? उसके सर पे चोट लगने से उसको दौरे आने लगे थे जी। तो उसको अनकॉन्शियस था वो लड़का, फिर उसको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में। उसके बाद तो फिर हमें खुद को नहीं पता कि उसको कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, हम लोग खुद भी हम भी वहाँ से बाहर चले गए। जितने भी लोग अंदर हैं, आप लोग तो खैर उन लोगों से नहीं मिले होंगे, उनकी जो अंदर क्या चल रहा है, ये आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे, क्या आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, भरोसा है नहीं है कानून के ऊपर? देखिए, मैं प्रशासन से हमें बहुत विश्वास है, हमें उम्मीद भी है कि वो एक तरफा नहीं दोनों तरफा देखेंगे और सही जज करेंगे और सही जज करेंगे। देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कभी भी एक पक्ष की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। कानून जो होता है वो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। कानून को हमेशा दोनों पक्ष की सुनवाई करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूरी यह है कि पक्ष दोनों तरफ का देखा जाए कि कहाँ कितनी चोटें लगी हैं, कहाँ नहीं लगी है, कहाँ झूठ बोला जा रहा है, कहाँ सच बोला जा रहा है। तो प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप जो भी पक्ष करेंगे अच्छा करेंगे और दोनों पक्ष की देखिए, जांच पड़ताल कीजिए अच्छे तरीके से और सच को सामने लाइए। जो लोग झूठ फैला रहे